जी अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब ने तारुफ बहुत करवा दिया जी। सिंपल सा आदमी हूँ, तो कन्वीनियंट कौन सी ज़बान रहेगी? पंजाबी, उर्दू? उर्दू ठीक है जी, उर्दू से। बेसिकली तो मैं लॉ स्टूडेंट था, सिर्फ 2 मिनट लूँगा, थोड़ा सा बता दूँ आपको, उसके बाद हम आगे बात करते हैं जी। कि ग्रेजुएशन और मास्टर्स मैंने किया लॉ में और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया। तो घर आके ज़मींदारा शुरू किया और साथ ही कैटल फार्मिंग शुरू की। तो कैटल फार्मिंग में जितने कोई गोल्स नॉर्मली होते हैं वो मैंने अचीव किए, बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त दूध की प्राइस ये नहीं थी कि हम लोग उसको मीट कर सकें, यानी प्रोडक्ट आपकी महंगी तैयार होती थी और सेल उसकी कम थी। तो फिर 2009 में मैं स्विच ओवर कर गया गोट फार्मिंग की तरफ। 2009 में लकीली हमने बहावर नगर, पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुख्तलिफ़ एरियाज़ जो भी ब्रीड अवेलेबल है ना जी, वो अपने मुख्तलिफ़ एरियाज़ में बहुत परफॉर्म करती हैं, उनमें पोटेंशल भी है, लोगों का शौक़ भी वही होता है। ये नहीं है कि आप एक ब्रीड को लेकर दूसरी जगह पे चले जाएं तो उसने परफॉर्म अच्छा शुरू कर देना होता है। तो आम तौर पे लोकल बायर जो है वो उसी के एरिया, रिस्पेक्टिव एरिया में पाया जाता है जी। तो बहावर नगर में जो ब्रीड अवेलेबल थी वो थी मक्खी चीनी जी। ये बीतल की एक स्ट्रेन है। बीतल की टोटल 6 स्ट्रेन्स हैं। एक आपकी नागरी है, लाइलपुरी है, मक्खी चीनी है, राजनपुरी है, और शेरा ब्रीड एक कहते हैं जो जेलम साइड पे है, और एक ब्रीड जो है वो वहाँ पे पाई जाती है आपके रहीम यार खां में, होताल कहते हैं। तो बहावर नगर में लकीली अवेलेबल थी मक्खी चीनी, तो हमने वहाँ से कुछ एनिमल ले लिए। 2010 में एक शो हुआ नेशनल गोट शो के नाम से, फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। एक यंगस्टर डॉक्टर मेरे पास तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहा जी कि मेले पे चलना है। तो मैंने कहा यार काम ये थोड़ा सा मेरे शोल्डर से ज़्यादा है, तो कट इट शॉर्ट हम चले गए जी वहाँ पे। ये यानी जानवर मैंने रखे हैं और उसके बाद ही मेला आ गया जी। उस मेले में लकीली मुझे सारे प्राइजेज़ मिल गए जी। वो क्या थे प्राइजेज़? मेल ब्यूटिफिकेशन थी, फीमेल ब्यूटिफिकेशन थी, हर्ड ब्यूटिफिकेशन थी, और उसके बाद मिल्क कंपटीशन था। अब उससे पहले मुझे नहीं पता था कि मिल्क इसका क्या कैसे लेना है क्या नहीं, हमें तो 6 माह भी नहीं हुए थे रखे हुए। नेक्स्ट ईयर हमारे लिए चैलेंज आ गया और फिर 2011 में हम दोबारा चले गए, और समझे मेरा सफ़र 2011 से स्टार्ट हुआ। 2011 में हम वहाँ पहुँचे तो हम बड़ी ताकत के साथ गए। पहले हम वैसे गए थे, अब बारूद वगैरह सारा लेके गए। उस बारूद में जो मेरे पास सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी कि मेरे ही मेल का एक बेटा था जो उससे कद काठ में और ख़ूबसूरती में बहुत ज़्यादा था, तो वो मैंने मेल ले लिया जी। तो वो हम वहाँ जाके जब हमने किया, तो जब वो मेल ब्यूटिफिकेशन का डॉक्टर साहब को ज़्यादा पता है कि वो एनिमल्स को चलाया जाता है और कुछ पॉइंट्स देखे जाते हैं। तो जब वो पहली ही चाल में गया, उन्होंने चलाया तो उन्होंने उसको डिस्कार्ड कर दिया। अब जितने ही वो कुछ मेरे अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, तो लोग थे जानने वाले सारे, वो कहें नहीं जी ये तो ज़्यादती है, डॉक्टरों को तो समझ नहीं है, इन्होंने मेल को क्यों बाहर निकाल दिया। तो मैंने कहा भाई सिपाही के पास इख्तियार होता ही है, तो वो लैंड क्रूज़र को रोकता है और बड़ा ठीक ठाक रोकता है, उसके पास अथॉरिटी है। डॉक्टर साहब के पास अथॉरिटी थी, मेल निकाल दिया। फिर मैंने उन्हें एक फॉर्मल ईमेल की 2011 में। मैंने कहा जी आपने हमारा मेल को डिस्कार्ड किया, थोड़ा सा मुझे बता दें। तो उस वक्त जब उन्होंने मुझे बताया कि इसमें तो PhD होती है कि एनिमल को जज करने के बारे में भी PhDs होती हैं कि हाउ टू एवेल्यूएट द एनिमल, उसके ब्रीड स्टैंडर्ड्स होते हैं और सारा आपने चेक करना होता है। तो उस वक्त जो उन्होंने मुझे बताया मुझे समझ आ गई। अब मैंने क्या काम किया कि उस दिन से आज तक, आप ये मुझे हो गए समझे 2009 में स्टार्ट किया था टिल टुडे, और पता नहीं आगे कितना अरसा चलना है। हम उस एक प्रोसेस में आ गए कि बेहतर से बेहतर की तलाश। 2011 का भी विन हुआ हमारा, 2009 का भी विन हुआ। फिर मैंने गोट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान बनाई थी, जिसमें मैंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ के, राजनपुर के, डेरा गाजी खां के सारे फार्मर्स लिए। कभी आपने सोचा है एनिमल आ भी गया और उसका मुनाफा आपकी टेबल पे आना है कि नहीं आना? ब्रीड इम्प्रूवमेंट में ये नहीं है, या आपकी गोट फार्मिंग में बिल्कुल ये नहीं है। ये इस बात को तो आज आपने निकाल देना है ज़हन में कि लाइव स्टॉक में क्विक फिक्स नहीं है। या आप एक टर्म यूज़ होती है जिसे कहते हैं ड्रीम ब्लाइंडेड, कि यूट्यूब देखी या फिजिबिलिटी रिपोर्ट देखी, हिसाब लगाया और ब्लाइंड होके कि जी हो जाना है।
नहीं, जब मैदान में आएंगे तो तब पता चलेगा कि होना क्या है हमारे। फिर मैंने एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिल के पत्तों की में मिल्क कंपटीशन हुआ, जिसमें हमने एक्चुअल मिल्क पे एनिमल का एक्चुअल मिल्क लिया, ये नहीं कि उनको रोक के मिल्क नहीं लिया गया। तो एक्चुअल मिल्क में मैं मेरी बकरी और एक आदमी, हम 3 लोग थे। बाकी हर बकरी के साथ 2-2 क्लाशनकोफें थी और पता नहीं कितना ढोल ढमक्का था, और मेरा ही जानवर सबसे छोटा था। बट अल्हम्दुलिल्लाह उसी ने विन किया और हमें वो 1 लाख रुपए का इनाम भी मिला और ट्रॉफ़ी भी मिली, और वही रिकॉर्ड है। फिर मुझे तकलीफ़ स्टार्ट होगी न्यूट्रिशन के बारे में कि इनको खिलाना क्या है, जो आज का टॉपिक ही होगा और उसी पे हम बात करेंगे। तो उसमें काफ़ी कंसल्ट किया और काफ़ी नुकसान किया। और फिर इसी तरह अब एक और इदारा है जो चला रहा है जी, आपके वेट कंपटीशन करवाता है। उन्होंने बनाया है इंटरनेशनल बुल एंड गोट एसोसिएशन। वो तकरीबन 22 साल से फैसलाबाद में जो आपके फोर्स फीडिंग करके हैवी वेट्स बनाते हैं, तो उसमें भी मुझे उन्होंने एज ए ब्रीडिंग इंचार्ज के तौर पे एलोकेट की है सीट या कुछ है। तो ये था मेरा मुख्तसर तारुफ। अब डायरेक्ट अगर आप बकरियों पे एक बात को हम अभी पहले क्लियर कर लेते हैं जी, उसके बाद हम जैसे कहेंगे उस तरह सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने जल्दी प्रॉफिट लेना है तो फिर आप डायरेक्ट पठोरे लें, उनको पालें 6-7 माह के लिए और उनको बेच दें। उसके लिए आपको कसूर से कोई चीज़ ले जा के वहाँ पर नहीं ले जानी पड़ेगी। कसूर से वहाँ क्यों लेके जानी है आपने? पिंडी में, पिंडी से मैं आपको जगह बता देता हूँ, वहाँ सारा कुछ मिल जाएगा, आप करने वाले बने। नंबर 1, अगर आपने करनी है ब्रीडिंग तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। उसमें मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती थी, कोशिश कीजिएगा इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ज़िंदगी में आसानी हो जाएगी। जब भी आप ब्रीड इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले जब भी आपने नई ब्रीड कोई भी रखनी हो तो आप जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एनिमल, उनमें से अपनी चॉइस के हिसाब से एनिमल सेलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्शन ऑफ एनिमल हो जाता है और आप वो सिलेक्ट कर लेते हैं। फीमेल तो सिलेक्ट करने में आसानी हो जाती है कि उसे हमें पता चल जाता है कि अडर अटैचमेंट है, सारा कुछ है। अब जो मेन है ना जी, जिसने गेम करनी होती है, वो होता है बुल जी। यहाँ पे ज़रा उस्तादों के हाथ आते हैं जी। वो बिल्कुल आप ये ना कहिएगा अलीशा फार्मर है या फलां फार्मर है और ये कह रहे, आपका डिपेंड ही बुल पे कर रहा होता है। 1900 में जो बात आई थी वो थी कि जी 50-50 चांसेस होते हैं मेल फीमेल के। फिर 1936 में आ गया कि नहीं जी 80% नर कम पाना है और आपका 20% फीमेल किरदार अदा करेगी। अच्छा, जब आपके पास लॉट आ गई तो इसके बाद आपका एक और प्रोसेस स्टार्ट होता है। मेल हमेशा 4 कॉर्नर चार्ट पे लिया जाता है। अंग्रेज़ को बिल्कुल भी फारिग ना समझें, वो थोड़ी मेहनत करता है। अनफॉर्चुनेटली हम मेहनत नहीं करते और हमारे एकेडमियाँ भी वो मेरा ख्याल उस लेवल पे नहीं पढ़ाता कि स्मॉल रूमिनेंट तो वैसे ही दूसरी साइड पे है। मैं स्मॉल रूमिनेंट वाली जगह पे बात कर रहा हूँ, बट उसको एज ए मेजर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। कैटल को बहुत पढ़ाया जाएगा, उसकी इंडस्ट्री डेवलप है, गोट फार्मिंग की डेवलप नहीं। अच्छा, अब जब आपके पास एनिमल आ जाते हैं ना जी, लॉट आ जाती है और लकीली आपके पास बेस्ट लॉट आ गई, उसके बाद आपने गेम क्या करनी होती है, जिसे कहते हैं स्ट्रिक्ट सिलेक्शन सिस्टम जी। ये मुझे एक कबूतरबाज ने बात बताई थी। इस वक्त वो दुनिया का चैम्पियन है और बहरीन में है। उसने को 8 साल बाद इस मेरे मुद्दे को, मैं कहता था कि शायद जेनेटिकली इम्प्रूवमेंट होनी है। उसका था जेनेटिकली इम्प्रूवमेंट का मतलब ये होता है कि एक लॉट आने के बाद आप कोई और मेल लेके उसमें थोड़ा ब्लड डाल लें ताकि इन ब्रीडिंग से थोड़ा सा बच जाए। ये है जेनेटिकली इम्प्रूवमेंट। आपकी एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी के साथ रेज पास हो के बकरी का कुछ नहीं होना। उस आदमी ने ये समझाया कि जब आप ले लेते हैं तो फिर चैम्पियन या शो क्लास एनिमल बनाने के लिए आपने उसमें से एनिमल सेलेक्ट करने हैं, और हम जो बर्ड सेलेक्ट करते हैं वो चिक जब सेल्फ होता है, हम उसी वक्त उसके बाल शाल तराशने शुरू कर देते हैं। फिर बाय चांस मेरी एक अमेरिकन गोट वालों से बात हुई, उन्होंने कहा जी जब बच्चा पैदा हो जाता है तो हम उस वक्त उसके बाल बनाना शुरू कर देते हैं कि भाई शो में 2 साल बाद जाना है। हमने क्या करना होता है, जो हमारा वेड़ का या बकरा खड़ा है उसे पकड़ा और शो में लेके चले गए। नहीं, यूँ नहीं है। तो हम अब ब्रीडिंग पे बात करें, एक फार्मूला जो मैं काम कर रहा हूँ या मुझे जो आया है वो मैं ब्रीडिंग का काम कर रहा हूँ। दूसरा बाय चांस मैं काम नहीं करता लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा उनका पता है, तो मैं ब्रीडिंग की तरफ स्टार्ट हूँ या दूसरा। चलें जी, अब ब्रीडिंग आ जाते हैं जी। ब्रीडिंग में मैं आप सब से एक सवाल करता हूँ, उसका जवाब दें, फिर आगे चलते हैं जी। कोई एक भाई दे दे जवाब जी।
वो ये है कि ब्रीडर की डेफिनेशन क्या है, हम किसे कह सकते हैं कि ये ब्रीडर है। सवाल को रीफ्रेज करते हैं, ब्रीडिंग फार्म बनाना चाहते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये गोट फार्मर है, इसके पास एक ब्रीडिंग लाइन है। 2009 से लेकर आज तक मैंने बाय चांस अनफॉर्चुनेटली ब्रीडर्स बहुत कम देखे हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो बाहर से एनिमल ख़रीदते हैं और सेल कर देते हैं। ब्रीडर की डेफिनेशन ये है जी कि जिसके पास साल 2 साल बाद अपने घर की फीमेल्स और मेल अवेलेबल हों, हर छिमाही जेब में पैसे डाल के वो बकरे बाहर से न ढूंढता फिरे, वो है ब्रीडर जी। कि जब आपको ज़रूरत हो अपने घर के एनिमल बनाएं। दूसरी बात, आप एनिमल की बेस्ट लॉट ख़रीद ही नहीं सकते। ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ, बेस्ट लॉट आप ख़रीद ही नहीं सकते। इस वक्त जानवर अच्छे की कीमत 2.5 लाख से 5 लाख रुपए है, तो बेवकूफ़ी हो जाएगी कि 10 जानवर हम 2 लाख के भी लें, तो काफ़ी सारी बेवकूफ़ी हो जाएगी। और अच्छा जानवर 2.5 लाख से, जो बड़ा जानवर है, 5 लाख के दरमियान मिलता है। तो अब ब्रीडर कैसे बनना है? मेल अच्छा लें, फीमेल्स जो हैं वो मार्केट से लें या किसी फार्मर से लें। नया फार्मर मार ही हमेशा खाता है कि वो उसे पहचान नहीं है जानवरों। जानवर का रंग जो है वो नहीं साबित करेगा कि ये मक्खी चीना है, क्योंकि मेरे पास तो कई जानवर खड़े हैं वो पीछे से क्रॉस होते हैं, वो आपको मक्खी चीने नज़र आएंगे, उनके माँ बाप शायद काले हों। वो एक मेल हमारे पास था तो वो लोग लेना चाहते थे, तो मैंने उन्हें बारहा कहा कि ये मेल मक्खी चीना नहीं है। वो कहें शायद शाह साहब हमसे झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने खुद रखना है। तो काफ़ी दिनों के बाद मेरी उम्र ठीक है, मैं 45 साल का आदमी हूँ, तो मैं उनसे हंसा। मैंने कहा कि यार खुदा के लिए ये मेल सही नहीं है, मैं कसम उठा रहा हूँ कि ठीक नहीं। उन्हें कहा फिर भी सन दे दो, और साल बाद जब उसका रिजल्ट आया तो फिर वो आया नहीं, तो सच्चे है हुण आदि मर्जी नाल दे दो। अगर एनिमल हम ले लेते हैं तो उसके बाद जो कबात स्टार्ट होती है ना जी, वो एक सादा सी पंजाबी की लाइन है। वो ये है कि मेरे पास एक लड़का काम करता है, उसने मुझे एक दिन कहा था कि जिस वक्त बकरी के खाने का टाइम होता है उस वक्त मालिक उसे बिठाए रखता है, जिस वक्त उसके बैठने का टाइम होता है उस वक्त मालिक उसको खड़ा करता है कि आजा खा ले। तो आप अपने टाइमिंग से जानवर के साथ एडजस्ट कर रहे होते हैं, जानवर को ये नहीं चाहिए कि जानवर की टाइमिंग के साथ आपको अपनी टाइमिंग एडजस्ट करनी पड़े। उसके बाद हम मॉर्टेलिटीज़ के इशू पे आ जाते हैं बाद में, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, एक शॉर्ट कोर्स था, तो उस अंग्रेज़ ने सबसे पहले जो चीज़ लिखी थी वो लिखी थी मेक द लाइफ सिंपल एंड ईजी। तो आप ना जी काफ़ी सारी ग्रासेस को खुदा के लिए इंट्रोड्यूस ना करवाएं। मैं इनोवेशन से नहीं रोक रहा, आपको इनोवेशन करें। काफ़ी सारे लोग जो फार्मर, मैं गोट फार्मर जो एग्जॉस्ट होते हैं, वो अनवांटेड और यूजलेस पैसे पहले लगा लेते हैं और उसके बाद वो घबराना शुरू कर देते हैं, वो ये पैसे तो सिर्फ बकरी को खिला दो, वहाँ नहीं आपने खिलाने। सारी चीज़ें आने के बावजूद उनकी एप्लीकेशन में कई मरतबा फ़र्क पड़ जाती है। मैंने जितनी किताबें पढ़ी उन किताबों में सबसे पहले जो एक लफ्ज़ लिखा जाता था वो था कि व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स। तो मुझे पता ही नहीं लगता था कि ऑब्जेक्टिव बता क्या रहा है। मेरा तो जो सफ़र स्टार्ट रहा है ना जी, मैं ढीठ बन के चलता रहा हूँ, सिलेक्शन अच्छी हो गई और मैं फार्मर बन गया। बट आप लोगों को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है। ऑब्जेक्टिव में ये नहीं क्लियर करना कि बकरी का 3 साल हम वेट ही करते रहें कि पैसे कहाँ से आएंगे। फार्मर को सबसे बड़ी मार पाकिस्तान में पड़ती है कि वो उस पठोरे पे हाथ रख के खड़ा रहता है जो शायद रखने वाला नहीं होता, या वो बकरी पकड़ी रखता है कि बस जी है तो बड़ी है। हमारे लोगों को अभी तक एनिमल को देखने का तरीका भी नहीं आता, वो कौन से उसको पसंद कर रहे होते हैं जिसमें कोई मुकम्मल तौर पे प्रॉब्लम होती है, यानी उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, कहेंगे नहीं जी इसका तो बड़ा अच्छा चल रहा है। भाई इतना ही अच्छा है तो इसका सिमन कलेक्ट करवा लो, यहाँ अल हैवान वाले भी कर लेंगे, कादराबाद वाले कर लेंगे, युआस भी, वो इंसेमिनेट करवा लें आप। तो बुनियादी गलतियाँ जो भी हैं वो सिर्फ आपकी हैं। आप जो आज पहला सफ़र करके आए हैं यहाँ पे या पहले भी रख रहे हैं, तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ सीख के जाएं, ये ना हो कि बाद में कहें कि जी वो काम यहाँ के उम्मीद हो वहीं ऐसी वापस आ गए हैं, ये ना करें। मैं 7 साल लगा रहा हूँ जी कि मैंने एक्सपोर्ट करना है, बकरी को एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट किस लिए करना था? पैसे कमाने के लिए, कि बाहर रेट्स ज़्यादा मिलेंगे, मुझे मेरा जानवर जाएगा। 1-2 मुल्कों में भी गया, जाके गोट ब्रीड ऑफ पाकिस्तान जाके उन्हें शो करवाई, और आप यकीन कीजिए कि मुझे टाइम 10 मिनट का एलोकेट किया गया था और 2.5 घंटे वो उन्होंने मुझे टाइम दिया था, और दिया भी इंडियंस ने दिया था। डॉक्टर रेंडी उनका नाम था, नरसिम्हा राव यूनिवर्सिटी का डीन था वो, सॉरी वाइस चांसलर था। उन्होंने अपने 2 बंदों ने टाइम निकाल के मुझे 10 मिनट देने थे, और 10 की जगह 2.5 घंटे, वो मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी है,
वो सिर्फ बकरियों को देखते रहे थे, जैसे हज़रत यूसुफ को देख के काफ़ी सारे उन्होंने काट ली थी ना जी, वो मक्खी चीने बर्बरी और नाची को देख के उन्होंने उंगलियां काट ली थी। अल्लाह ताला की हिकमत ये है जी कि जिस इन्वायरमेंट का जानवर होता है, मालिक उसी जगह का उसका रिज्क और वो जानवर पैदा कर रहा होता है। आप और मैं उस्ताद बन के क्या कर रहे होते हैं कि जी इनोवेशन करनी है और बोर गोट को लेके आना है। मेरे एक दोस्त ने मुझे जिच करना शुरू कर दिया कि हमने बोर गोट इंपोर्ट करनी है। बाय चांस मेरे पास डाटा अवेलेबल है जो हमने मक्खी चीनी का कंपैरिजन किया हुआ है, वो मेरे पास सारा डाटा बच्चे पैदा करने से लेकर जो जो उनकी उम्र थी उस तक मेरे पास सारा डाटा अवेलेबल है। तो उसमें बोर गोट वाले जो हैं वो बड़ी हाई फाई खुराक दे के जो उसका वेट ले रहे होते हैं वीनिंग तक, यानी जवान होने तक, एडल्ट तक, वो ले रहे होते हैं 80 किलो, 100 किलो, 90 किलो, 100 किलो। और आपका एडल्ट ये आराम से 120 किलो उठा रहा होता है गंदी खुराक पे, जिसमें लाजमी तौर पे 2 महीने भूखा रहता है, चाहे वो अली शाह का फार्म हो चाहे आपका फार्म होगा, 2 महीना उसको भूखा रहना पड़ता है। और 10 दिन की जो भूख है वो 2.5 महीने ले जाती है जानवर को दोबारा रिकवर करते। वो शक्ल से ठीक रहता है, आपको क्या पता कि वो अपनी फैट्स यहाँ से कम कर रहा है या कहाँ से कर रहा है, बॉडी स्कोरिंग कम हो रही होती। आपकी रेजिस्टेंस को बहुत डेवलप किया है कि उसने बीमारी को उसमें उनको फ़ायदा है उसका कि आपका हीट टॉलरेंट है और बीमारी वो स्ट्रेस बर्दाश्त कर रहा है उसकी। बट वज़न के हिसाब से वो आपके मक्खी चीने, नागरे, बीतल बिल्कुल कम्पीट नहीं कर रहा। मेरे पास जो बच्चों का बर्थ वेट आ रहा है वो आ रहा है 4 किलो 200 ग्राम, 4 किलो 500 ग्राम, 5 किलो 200 ग्राम, और ट्रिपलेट और क्वाड्स आते हैं, 3 बच्चे या 4 बच्चे। तो आप देख लें 20 किलो, 15 किलो, 18 किलो, 14 किलो माँ बच्चा पेट में लेके खड़ी है जी। तो वो जो आ रहा होता है 3.6, 3.8, 4 पॉइंट मैक्सिमम, इस तरह। अब एक सवाल ब्रीडर्स के लिए ये है कि पहले 3 साल हमारा एक बच्चा पैदा होता था। तो छोटे होते मुझे पता नहीं क्यों एक यूनिवर्सिटी का नाम खूबसूरत लगता था, उस यूनिवर्सिटी का नाम था बार्कले यूनिवर्सिटी, अमेरिका में। मुझे वैसे ही किसी से सुना तो मुझे अच्छा लगने लग गया नाम। तो जा तो नहीं सका मैं पढ़ने के लिए, बट गोट्स की वजह से वहाँ की जो स्मॉल रूमिनेंट की डिवर्मर की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उससे मेरा सलाम दुआ है, कैरन स्टार्क उसका नाम है। तो 2012 में मैंने उसे कहा कि हमारे बच्चे एक पैदा होता है तो और फलां होता है, ये होता है, इस तरह गेम उसको समझाई मैंने, बात हुई मेरी। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि असल में तो मालिक ने पीछे से पुश करना होता है कि उसने बच्चे 2 देने या 4 देने। ये पक्की पक्की आपकी खुराक पे है जी। खुराक देंगे, एनिमल आपका फिनिश होगा, रेडी टू मेट होगा, 3-4 बच्चे आराम से देगा। ये मशहूर है, कई लोग अब भी मुझे कहते हैं, बड़े बड़े उम्रें गुजारी हुई हैं मुझसे, डबल उम्र के हैं, वो कहते हैं टैडी घने बच्चे दें दिए थे, थोड़े दें दिए। कितनी पिक्चर्स आपने देखनी है या क्या डाटा, मेरे बुकलेट पड़ी अभी मैं निकलवा देता हूँ आपको, आप डाटा चेक कर लें। और सारे पलते हैं, यानी 4 बच्चे हैं, किसको वैसे अल्लाह ताला की तरफ से कोई परेशानी ना हो तो, नहीं तो वो पल जाते हैं। तो 3 बच्चे 4 बच्चे आ रहे हैं जी। अभी तक हमारे लोग इस बात पे भी फंसे हुए हैं कि मुझे कई सवाल करते हैं, कहते हैं जी हमें वो बच्चा दीजिएगा जो 3 के साथ वाला मेल हो, ये कि होगा 3 बच्चे देसी। नहीं, कोई नहीं, बी अल्लाह सही पांद है, कोई 3-4 का है ही नहीं। आपने खुराक पूरी देनी है, एनिमल को रेडी करना है, मेल को भी फीमेल को भी। अब मेरा मेल ऑलमोस्ट सर्विस देता है अबाउट 60 to 70 फीमेल्स को, 60 to 70। हम अब करते क्या है कि हम मेल को फीमेल्स में छोड़ते ही नहीं है। हमारा मेल अलग रहता है और उसको मेटिंग से पहले, जब जैसे ये सीज़न है, हमने अब मेट करवानी है फीमेल्स। अब हमारा कल मेल को डिवर्मिंग होगी, फीकल टेस्ट के बाद हम प्रॉपरली टेस्ट करवाएंगे, वैसे दवाई नहीं देंगे। बिल्कुल दवाई मैं नहीं देता, वैसे देनी है तो आपको बता दूंगा तरीका गेम क्या है उसकी। अदरवाइज़ फीकल टेस्ट करवाएं आप। टेस्ट करवाने के बाद उसको पहले डिवर्म करते हैं हम। डिवर्म करने के 5 रोज़ के बाद हम उसे कॉपर बॉलस देते हैं। वो अमेरिका से लिए हैं और कुछ चाइना से लिए हैं। अमेरिका वाले महंगे थे, अब चाइना से मंगवाता हूँ, वो भर के वो एक कैप्सूल दे देते हैं, हम 2 कैप्सूल देते हैं बड़े मेल को। उसके बाद हम उसे ऑक्स्ट्रा एल की 3 अल्टरनेट डेज़ पे डोज देते हैं। फिर उसको हम देते हैं विटामिन AD3 की 3 दिन डोज देते हैं, और आइवरमेक्टिन लगा के मेल को आराम से खड़ा करके सुबह और शाम
आधा घंटा पौना घंटा शाम, आधा घंटा सुबह ठंडे टाइम पे, जितनी मेट हो फीमेल्स मेट करवाते हैं। और यही प्रोसीजर हम फीमेल्स के साथ करते हैं कि फ़ीमेल्स को भी हम रेडी करते हैं, फिनिश करते हैं, उनका प्रॉपर वेट हो जाता है, उसके बाद मेट करवा लेते हैं। तो ये जर्नल सा एक ओवरव्यू है। इसमें अगर कोई नया फार्मर शुरू करना चाहे कि मुझे इसकी इनकम कब आ जानी है और कब होना है, तो ब्रीडिंग में आपको साल सवा साल बाद आपका काम शुरू हो जाता है। चाहे आप, कई लोग कहते हैं जी प्रेग्नेंट फीमेल्स लेनी है, ना करें इस तरह। कई कहते हैं कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आप पट्ठे ले लें, प्रेग्नेंट हो कम से कम उनका पता चल जाए। नहीं, ऐसी कोई साइंस नहीं है। मेरे पास अब 11 सालों में पता नहीं कितने जानवर आए हैं। एक फ़ीमेल में प्रॉब्लम आया था 11 साल में, यानी 2009 से क्या 10 11 कितने 11 साल हो गए। इसमें एक फ़ीमेल को सिर्फ प्रॉब्लम आया था कि वो शी मेल पैदा हुई थी, अदरवाइज़ किसी मक्खी चीनी में किसी को कोई नहीं आया। और मेरे पास एक फार्म का डाटा नहीं है, मेरे पास 10-12 लोग जानने वाले हैं जो जिन लड़कों ने मेरे साथ काम किया हुआ है। भावलपुर हैं, मुल्तान हैं, पिंडी हैं आपके। हमें सारे तकरीबन कोई 900,000 जानवर का मुझे पता है, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आया। एनिमल सिलेक्शन के साथ आपको 2 चीज़ें अब लाजमी तौर पे करनी है जिससे आप मार खाते हैं। एक तो है कि उनकी मैनेजमेंट जी, जो डेली मैनेजमेंट है, शेड मैनेजमेंट है, और एक आपका है उनकी खुराक के बारे में। देखें, जो लोग बस्तियों में रहते हैं उनको आसानी है कि जंतर लग जाएगा। इनोवेशन से पहले मैंने आपको कहा है कि मैं नहीं रोकता आपको, आप लाजमी मोरिंगा लगाएं, लाजमी हे बनाएं, लाजमी सारा कुछ करें। आप सस्ती खुराक क्यों नहीं देना चाहते बकरी को? गेम क्यों करते हैं बकरी के साथ कि मैंने ये चीज़ें देनी है? सबसे सस्ती खुराक आपको सेस्पीनिया या जंतर मिलता है। सबसे सस्ती खुराक जंतर मिलता है और आपका सबसे ज़्यादा लंबा टाइम जंतर के लिए। अब मेरी मैनेजमेंट ये है पिछले 11-12 साल से, वो ये है कि हम लोग कुछ मार्च में मैं ज़मीन खाली रखता हूँ, मैं सर्दियों में सरसों लगा देता हूँ, सरसों बेच लेता हूँ, और मार्च में मेरी ज़मीन खाली होती है, वो मैं ग्रेजिंग के लिए लगा देता हूँ, और बाकी मैं लगाता हूँ गंदम के बाद जी। 2 ही मेरे पास्चर्स बने हुए हैं और उनमें मेरे गोट्स ग्रेजिंग के लिए जाती हैं। अब हम ग्रेजिंग करवाते कब हैं? जब जंतर की 1.5 फीट का हो जाए तो हम उसको ग्रेजिंग पे छोड़ देते हैं। हम जंतर को ऊपर लेके जाते ही नहीं हैं। जितना ऊपर लेके जाएंगे उतना वो टूटता है और उसकी मल्टीपल ग्रेजिंग नहीं आती। अब मेरा इस वक्त 6ठा या 5वां 6ठा लॉ चल रहा है जंतर का। अब उसकी उम्र ही ख़त्म हो गई है, हमारा अभी महीना और चल जाना है। जो फली पे आ गया हम उसको कट करके देंगे ताकि फली वगैरह और मिल जाएगी। बाकी हमारी ग्रेजिंग चल रही है, अब लास्ट ग्रेजिंग हमारी चल रही है और वो 10-12 दिन और निकाल जाएगी। ये अब आता है मसला बेसिकली कि इन दिनों के बाद आपने गेम क्या करनी है। इन दिनों के बाद हमारा ये लकीली हमें मिल जाती है कॉटन जी। जो कॉटन के एरिया के लोग हैं उन्हें कॉटन मिल जाएगी। अच्छा, कॉटन जितनी देर आप खिला सकते हैं उतनी देर खिलाते रहेंगे। मेरा रूटीन ये है कि मुझे कॉटन नहीं मिलेगी अगर, तो मैं ग्वारा लूँगा। ग्वारे से बेस्ट फूड नहीं है, और ग्वारे को तो आप फ़राइज़ में शामिल करें, नवाफिल में ना करें। ग्वारे से बकरी आफर बहुत कम आती है, ब्लॉटिंग नहीं होती। ब्लॉटिंग उनकी होती है जो नया फार्मर है और उसको कोई प्रॉब्लम है, तो कुछ खिलाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब पहले बता रहे थे कि ब्लॉटिंग हो जाएगी, ब्लॉटिंग नहीं होती। टाइमिंग असल में आपकी गलत होती है कि आप उस टाइम पे, बकरी को ब्लॉटिंग हमेशा आँख के लालच और बकरी की तेज़ी की वजह से आती है। और सबसे ज़्यादा मौत भी बकरी को जो है ना जी, वो है ही खाने से। काफ़ी सारे लोगों की बकरियां मरती खाने से हैं कि वो ब्लॉट कर जाएंगी। दाना, भाई दाना रखें ही ना। बकरियां आप 10 लाख खर्च रहे हैं, 20 लाख खर्च रहे हैं, कमरा अलहदा बना लें जिसमें उतना दाना जाए जितना बकरी को ज़रूरत है, ज़्यादा दाने की ज़रूरत ही नहीं। गर्मियों में जब हम जंतर देते हैं ना जी, तो उसके साथ हम सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी करने के लिए देते हैं, वो है आपका चॉकर। कैल्शियम की कमी हो जाती है या फास्फोरस का सोर्स जो है वो चॉकर के तौर पे देते हैं, बाकी और कुछ नहीं देते। अब हमारा जो खुराक स्टार्ट होगी वो जाके होगी नवंबर में। कॉटन हमें नहीं मिलेगी तो नवंबर में हम ग्रेन और वो स्टार्ट कर देंगे, वंडा, वो हम नवंबर से स्टार्ट करेंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च हम लाजमी तौर पे डेली हर एनिमल को वंडा देंगे जी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए।
लूसरन हम बहुत लेट लेके चलते हैं। एक बात समझ लें जी, जितनी भी ग्रासेस मैंने सारे तजर्बे किए हैं जी, रोड्स ग्रास है, नेपर ग्रास है, कलर मारघा है, और कौन सी ग्रास है एक दो, ना करें इनोवेशन, सादा रख लो बकरियां नो। जंतर और लूसरन से वो आपके मुल्क में बड़ा ठीक ठाक होता है, नए पंगे में ज़रूरत ही नहीं है आपको। वो जो पैसा ज़ाया करना है वो तो ज़ाया जो करना है मैनू दे देना, मेरा नंबर ले जाना, वो मैंने दे देना, वो नुकसान है। ब्रीडिंग में आप गेम करें ही ना बकरी से, जितना सिंपल रखेंगे उतनी वो ब्रीडिंग करेगी, जितनी हरकतें करेंगे वो कभी रिपीट करना शुरू कर देगी, तो सारा साल ही गया, की करोगे? एम हार्मोनल इंजेक्शन लगाने हैं या खामखा उस्ताद बनने के लिए आपने बताना है? हमारे इल्म की किसी को ज़रूरत नहीं है बाहर, ना प्रोफेसरी की ना इल्म की। कुछ प्रोटोकॉल्स हैं वो हमने लाजमी मेंटेन करने होते हैं। मेरी पट्ठें अब ऐसे तैयार होती हैं, लोगों के असल में जो भी फार्मर हैं ना, वो ज़्यादातर जिससे भी आप मिलेंगे वो मेल्स पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, फीमेल्स पे नहीं देते। हम ज़्यादा देते ही फीमेल्स पे हैं। 80-20 की रेशो ज़रूर है, बट चैम्पियन मदर होगी तो उसने चैम्पियन पैदा करना है। सायर मदर ढूंढना आसान काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 5 सायर मदर्स हैं इस वक्त, इन 11 सालों में 5 मिली हैं। उनका बेटा खता जाता ही नहीं, जिस मेल से मर्जी मिला लें उन्होंने आपको सायर पैदा करके दे 100%। अल्लाह का शुक्र है। और यानी जमज़म है, मैं आपके लिए बुक लाया हूँ, मैं वो फ़ोटो कॉपी नहीं करा सका, वो मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो पैसे मैं तो दे सा। बेस्ट मैनेजमेंट की एक बुक है, विस्कॉन्सन स्टेट यूनिवर्सिटी की लिखी हुई है, अमेरिका की। 5300 डेयरी फार्म रजिस्टर्ड हैं बकरियों के, 5300 डेयरी फार्म रजिस्टर्ड हैं विस्कॉन्सन स्टेट में। और वो सादा सी किताब है, 7 या 8 चैप्टर हैं, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, सौखे हो जाओ, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। दूसरी किताब वो वो मैंने कहा था कि जो बकरे रखेंगे उनको नहीं देनी, जेड़े बकरियां पाल सन उन्होंने दिसाएं, वो चोरी करवाई है किताब। वो भी अमेरिकन की है, वो पैसे बड़े मांगते थे, तो एक IT का लड़का था, उसको मैंने कहा यार चोरी करके दे दो, उम्र के इस हिस्से में दाढ़ी भी है थोड़ी सी, बट ये चोरी जायज़ है, पैसे नहीं भरे जाते। वो चोरी करवाई है किताब। वो डिजीज़ के बारे में, वो आपको डॉक्टर बनाएगी। एक सादी जे गल समझो, सबसे बड़ी मार आती है बकरी की ब्रीडिंग में एनिमल की डायग्नोसिस ना होने की वजह से। बाय चांस आपके डॉक्टर्स, मैं डॉक्टरों को कुछ नहीं कह रहा, मुझे डॉक्टर कोई नहीं मिला, मुझे 2 डॉक्टर मिले हैं। एक वसी खान साहब, उन्होंने पिछले साल हमारा प्रॉब्लम आया था, तो उसमें जो मुझे बताया उससे हमारे एनिमल ठीक हुए। हमें ब्लड पैरासाइट आ गया था जिसमें मेरे 7 जानवर मरे। डॉक्टर होने के लिए एक वो डायग्नोसिस वाली किताब आपको दे दूंगा, वो ज़रा पढ़ लीजिएगा, उससे डायग्नोसिस का मसला थोड़ा सा हल हो जाएगा। तो वो मैं अक्सर कहता हूँ एनिमल लैंग्वेज जी था। वो एक शेर है कि हंसा हंसा के शब वस्ल अश्क बार किया, तसल्लियाँ मुझे दे दे के सोगवार किया। तो मैं तसल्ली दा भेड़ा, वो तो शब वस्ल में अच्छी बातें कर रहे थे, वो खुश थे कि हंसा हंसा के शब वस्ल अश्क बार किया, तसल्लियाँ मुझे दे दे के सोगवार किया। तो डॉक्टर साहब ने चौथे दिन मुझसे अफसोस किया कि हुण तू पक्का हो गया होना, हुण अल्लाह की रज़ा ते राज़ी हो गया। मैं कहा जी राज़ी हो गया। तो 2 आदमियों ने मेरी मेहरबानी की, एक डॉक्टर साहब ने और एक अब्दुल्ला ने, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने एनिमल सेल करने हैं। तो अब्दुल्ला ने मुझे कहा, ये मेरे दादा ने हमें शुरू में बात बताई थी और उसके बाद अब्दुल्ला ने ये बात बताई। मेरे दादा ने मुझे ये कहा था कि ये जो आपको बस्ती अल्लाह ताला ने दी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गाँव है पूरे 2-3, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे गुस्से में किसी आदमी को भी कभी ये ना कहना कि यहाँ से चले जाओ, कि जिस तरह तुम्हें अल्लाह ने हमारे घर पैदा कर दिया है, ये इन लोगों को भी अबाओ अजदाद ने इन्हीं के घरों में पैदा किया है। गुस्से में इन लोगों को ये ना कहना कि उठी जाओ तो बस्ती खाली कर दो क्योंकि बस्ती तुम्हारी है, तो ये ना कहना क्योंकि अबाओ अजदाद से ये भी उसी तरह बैठे हैं, नंबर 1। दूसरा उन्होंने कहा कि तनख्वाह क्या है मुलाजिम की, उस वक्त 800 रुपये तनख्वाह थी। तो मुझे कहते कि 100-150 रुपये पिछे बेहौसला ना होवी, इन्होंने गाल नहीं करनी। तुसी ये आपको भी हिदायत है कि चाहे हमारा नुकसान हो, लाख का 50,000 का, मुलाजिम को गाली ना दें। वो मिस मैनेजमेंट आपकी है, खुदा की कसम उसकी नहीं होती। ये पक्की बात लिख लें, आपकी एब्सेंस है। आप उस आदमी को क्या ज़रूरत है, आप हैं कौन उसके लिए? वो तो 1300-1400 रुपये के लिए या 2000, 10,000, 15,000 के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर भी आपको खुद बनना पड़ेगा। तो डॉक्टरी वाला शेर मैं लिख के लाया था जी, इसमें लिखा हुआ है, बट अब ज़बानी सुना रहा हूँ। आप बकरे आप जब जाते हैं ना जी फॉर्म में,
तो एनिमल देखने का तरीका है कि सिर्फ 5 मिनट खामोशी से एनिमल देखें। मेरा आदमी क्या करता था, जब भी मैं जाता था तो मुझे बड़ा उसी वक्त पता चल जाता है जी बकरी को बीमार है, तो मैं कहता था ए बकरी बीमार है, तो वो बकरी को कान से पकड़ के यूं करके और पीछे से पुट्ठे पे हाथ मार, वो एक्टिव हो जाती थी। नहीं सर जी ठीक है, मैं भी होंगे, मैं कुछ ज़्यादा ही मनन वाला, 5वें 6ठे दिन पता चलता कि बकरी तो वाकई बीमार है। बस जी पता नहीं लगा मुड़ तुझे, भाई गलती मेरी है, मुझे जो पता चल गया था बकरी बीमार है, मैं उससे तसल्ली क्यों करवा रहा हूँ। तो वो है जी बेइरादा लम्स की वो सनसनी अच्छी लगी, होंठ चुप है आंख हमसे बोलती अच्छी लगी, बकरी दी अख वेखनी पौसी थानू अगर ब्रीडिंग करनी है तो। मैं बड़ी मुद्दत से काम कर रहा हूँ और रिज़्क़े हलाल तो उससे भी औखा है। आप एक एनिमल ले रहे हैं, वो जानदार है, और इस फैक्ट को आप समझें कि वो हकीकत है, उसकी मर्जी आपसे बिहेव करे या ना करे। दूसरा जो मैंने आपको कहा कि हर रोज़ जानवर, आपने जब ब्रीडिंग सेशन स्टार्ट करना है तो उसके लिए लॉट लाजमी बनानी है, वो लॉट के बाद आप परचेजिंग कुछ अरसे के लिए बंद कर दें। डॉक्टर साहब आपको याद है जी, हमने ब्लड पैरासाइट जो है, डॉक्टर साहब और मैंने जो ब्लड पैरासाइट का डायग्नोसिस की, वो क्या थी, वो टिक फीवर नहीं था। उनको टिक की वजह से स्ट्रेस में नहीं आ रही थी बकरियां आ रही थी कि कुछ जानवर ऐड होते थे मेरे फार्म में, कभी किसी का जानवर क्रॉस होना के लिए आ गया, या हमने खुद खरीद लिया, या किसी ताल्लुक वाले का कुछ दिनों के लिए आ गया, तो उसको देख के जो बकरी तैयार है उसने एवं गुस्सा करना है और गुस्से से वो स्ट्रेस ले जाती है। तो ये पक्की बात है कि इंट्रोड्यूस करना है तो या तो क्वारंटाइन करें, क्वारंटाइन के फौरी बाद आप नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते एनिमल को। वो मेरे 2 जानवर शुरू में मर गए, पता ही नहीं चलता था क्या है। होता ये था कि सारा दिन उनको बकरियां नहीं खाने देते थे और सारी रात भी नहीं सोने देती थी। 24 घंटे तक नहीं खड़ा हो सकती बकरी, कुछ ना कुछ उसको बैठना है। ये तो एक ओवरव्यू, हमने सारी बात डिस्कस कर ली। अब मैं 11 साल की सारी बात आपको नहीं समझा सकता। आज के दिन का टिप अगर आप लेना चाहें, खुराक वाली समझ आ गई। मुरिंगा देना है तो उनके पर 2 किले फालतू लाओ, और 2 एकड़ जो है वो 10 बकरियों के लिए काफ़ी नहीं है। दोबारा समझ लें, मुरिंगा ज़रूर लगाएं, मैंने लगाए हैं, दरख्त बहुत लगाए हैं। बकरी की डेफिनेशन क्या है? बकरी का सबसे पहले आता है कि इट्स अ निबलिंग एनिमल। ऊपर से इसने खाना है, उसको जो शाख बारीक देंगे और इतनी नरम टहनी देंगे, वो उसके लिए सबसे बेस्ट है। जंतर की भी इतनी नरम टहनी ले जाती है, कपास की भी इतनी टहनी उड़ा लेती है।